Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the protest के perspective से है. Students, वेस्ट बंगाल के वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो हीनियस क्राइम अगेंस्ट द डॉक्टर है उस केस के रिगार्डिंग में जो प्रोटेस्ट है वो किया गया. स्टूडेंट, जब भी प्रोटेस्ट के बारे में हम रीड करते हैं तो आपको आर्टिकल 19 के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए. आप देखिए कि जो आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम का ये पार्ट है. और आर्टिकल 19 के अंदर जो पीसफुल असेंबली है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि एवरी इंडियन पर्सन को यहाँ पे राइट है कि उनके द्वारा जो पीसफुल असेंबली है उसको कंडक्ट किया जा सकता है विदाउट आर्म्स के बेसिस पे, कि असेंबली के दौरान में उनके पास जो वेपन्स हैं जो आर्म्स है वो नहीं होने चाहिए. उसके रिगार्डिंग में पीसफुल वे में जो असेंबली है उसका कंडक्ट उनके द्वारा हो सकता है. स्टूडेंट, जब भी पीसफुल असेंबली के बारे में हम रीड करते हैं तो आपको इसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए. आप देखिए कि जो कंट्री का सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसका जो वायलेशन है वो ना किया जाए पीसफुल असेंबली के द्वारा, और जो लोकल पब्लिक ऑर्डर है उसका भी जो डिस्टर्बेंस है वो ना क्रिएट हो. स्टूडेंट्स, लोकल जो पब्लिक ऑर्डर है उसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको भी इंक्लूड किया गया है कि आप देखिए कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ट्रैफिक के रिगार्डिंग में जो डिस्टर्बेंस है वो भी ना क्रिएट किया जाए पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग में. तो पीसफुल असेंबली आपका इस तरीके से होना चाहिए कि कम्प्लीटली ऑर्डरली वे में होना चाहिए. वहाँ पे वायलेंस का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट करे, और ये आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो वेपन्स है वो आपके द्वारा नहीं कैरी किया जाए. तो स्टूडेंट्स, ये पीसफुल असेंबली के बारे में था जो आर्टिकल 19 के अंदर एवरी इंडियन सिटीजन को जो राइट है वो ग्रांट किया गया है. क्या स्टूडेंट, जो इंडियन पर्सन नहीं है जो फॉरनर है उसको भी जो आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट है वो इंडिया के अंदर दिया गया है? क्या फॉरनर पर्सनस के द्वारा भी जो प्रोटेस्ट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे एक्सरसाइज किया जा सकता है क्या? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली आपको पहले तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल 12 टू 35 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है. एवरी इंडियन पर्सन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट की रिगार्डिंग में जो राइट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो आप देखिए कि जो फॉरेनर पर्सन है जो बाहर के जो लोग हैं उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स है वो इंडिया के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे. जैसे कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 उनको नहीं मिलेगा. आर्टिकल 15 के अंदर क्या राइट है कि डिस्क्रिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं किया जा सकता है. आर्टिकल 15 के अलावा आप देखिए कि 16 है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे कुछ राइट्स हैं वो दिए गए हैं जिसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं. तो 15, 16, आर्टिकल 19 है. आर्टिकल 19 जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के रिगार्डिंग में है, एसोसिएशन को फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में, कंप्लीट इंडिया के अंदर जो आपको मूवमेंट है उसका भी जो राइट है वो ग्रांट किया गया है आर्टिकल 19 के थ्रू में. और आप देखिए कि आर्टिकल 29 एंड 30 जो आपको बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जो कल्चरल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में है. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉरेनर पर्सनस को नहीं अवेलेबल हैं, उनको ये जो राइट्स है उसका एक्सरसाइज है वो नहीं कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये तो प्रोटेस्ट के बारे में हुआ. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है उनके द्वारा वुमेन्स के अगेंस्ट में जिस तरीके का जो माइंड सेट है उसको काउंटर करने के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है उसके उसके थ्रू उनके द्वारा अपने जो व्यूज़ हैं उनको मेंशन किया गया. उनके द्वारा बताया गया कि वुमेन्स को किस तरीके से यहाँ पे जो एज ए कुछ पर्सन्स के द्वारा लेस कैपेबल वे में ऑब्जर्व किया जाता है. तो उसी के बारे में उनके द्वारा मेंशन है वुमेन्स के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको भी स्टॉप करने का ज़रूरत है. स्टूडेंट, जब भी हम वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं कि एक तो आपको आर्टिकल 15 के बारे में पता होना चाहिए कि वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में जो राइट्स है जो यहाँ पे लॉज है उसको फ्रेम करना है, उनको किसी भी तरीके का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस ना किया जाए. इसके अलावा आप देखिए कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी है स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन के बाद में यूएसएसआर के अंदर आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता है वहाँ से इसको इंसर्ट किया गया है. आप देखिए कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आर्टिकल 51A के थ्रू आपको इसका जो इंसर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का. तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो ड्यूटी नंबर ई है उसके अंदर बताया गया है कि हमारी कंट्री का जो कंपोजिट कल्चर है जो ब्रदरहुड है उसका स्पिरिट को हमें प्रमोट करना है, और जो भी डेरोगेटरी प्रैक्टिस है अगेंस्ट द वुमेन
उसको हमें यहाँ पे रिनाउंस करने का ज़रूरत है। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस जिससे कि वुमेन का जो स्टेटस के अंदर में जो डिग्रेड है वो आपको देखने के लिए मिले, तो ऐसी जो कस्टम है, जो ऐसी प्रैक्टिस है, उनको आप देखिए कि रिमूव करने का, उनको रिनाउंस करने का ज़रूरत है। उसके बारे में भी फंडामेंटल ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं? आप कंप्लीट इस कंट्री के अंदर रहा करते हो, इसके सिटीजन हो, तो सिटीजन होने के नाते आपके कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। हमारे जो फाउंडिंग लीडर्स हैं, जिनके द्वारा फ्रीडम को हमें ग्रांट किया गया, फ्रीडम को हमें मिला है ये इंडिपेंडेंट कंट्री, तो उनको भी हमें रेस्पेक्ट करने का ज़रूरत है। उनके जो नोबल आइडियाज़ हैं उन्हें, तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एवरी इंडियन सिटीजन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे एक इस्लामिक जो पार्टी है, वहाँ पे जो इस्लामिक पार्टी है उसका जो बैन है उसको रिमूव किया गया है। ओरिजिनली ये पाकिस्तान जब फॉर्म हुआ था 1947 के समय में, तो उसी का आप देखिए कि जमात हुआ करता था, जमात इसका नेम है। और जमात को वहाँ पे बैन है वो कर दिया गया था। जो जब पाकिस्तान, जब बांग्लादेश है वो क्रिएट हुआ, उसके बाद में आप देखिए कि जमात है उसका जो बैन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट वहाँ पे जो बैन है उसको यहाँ पे रिमूव किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से। स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के बारे में जब भी हम रीड करते हैं, एक तो आप देखिए कि इंडिया का रोल है बांग्लादेश के फ्रीडम के अंदर में। इंडिया के द्वारा बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिलेशंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा इंडिया का जो नाइबरहुड का जो पॉलिसी है उसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए हैं। जैसे अकूरा से अगरलता का जो रेलवे लिंक लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। 4096 किलोमीटर का जो 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ में बांग्लादेश के द्वारा अपना बॉर्डर शेयर किया जाता है? वेस्ट बंगाल आपको देखने के लिए मिलेगा, आसाम आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मेघालय के द्वारा भी बॉर्डर शेयर किया जाता है? तो जो टोटल 5 स्टेट्स हैं वो आप जरूर से बताना, ये आपका होमवर्क है। आपको 5 स्टेट्स जरूर से पता होने चाहिए। क्या मिजोरम के द्वारा अपना बॉर्डर शेयर किया जाएगा? मेघालय है। त्रिपुरा जो अभी न्यूज़ के अंदर में था, किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था कि वहाँ से एक्सेस वाटर है उसको रिलीज किया गया गुमती रिवर के थ्रू में, बट इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको डिनाई किया गया है, जिससे कि आप देखिए कि हैवी रेनफॉल वहाँ पे रिसीव हुआ था। बांग्लादेश के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया। टोटल हमने एरिया के बारे में डिस्कस किया, 4096 किलोमीटर है। हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे अकूरा से अगरतला का जो रेलवे लिंक लाइन है। हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर एक पावर प्लांट है, उसके थ्रू भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई किया जाता है। बांग्लादेश के वहाँ से जो पावर का जो सप्लाई होगा नेपाल के थ्रू में, तो आप देखिए कि इंडिया का ही जो ट्रांसमिशन लाइन्स है उनको यूज़ किया जाएगा। अकूरा से अगरतला का एक रेलवे लिंक लाइन भी आपको देखने के लिए मिलता है। अकूरा से अगरतला का जो रेलवे लिंक लाइन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप देखिए कि जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो भी हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है। इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, वन ऑफ द सक्सेसफुली जो आपको एक आप देखिए कि कम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे बॉर्डर हाट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके द्वारा इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के अंदर में अपना जो लोकल बिजनेस है उसको वो कैरी कर सकते हैं। बट प्रेजेंट समय में जो बांग्लादेश के वहाँ पे जिस तरीके का जो अनरेस्ट का सिचुएशन क्रिएट हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट में जो अटैक्स किए गए, तो आप देखिए कि एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट्स है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। रंगपुर के अंदर में इंडिया के द्वारा, इंडिया और रसिया के द्वारा आप देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको भी वहाँ पे सेटअप किया गया। अकुर्रा से अगरतला का जो रेलवे लाइन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके 2 होमवर्क है यहाँ पे। एक होमवर्क है आपका कि आपको जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो 5 हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके बारे में बताना है, और हमारे कौन कौन से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं। क्या यहाँ पे जोगबानी नाम का जो हमारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो बांग्लादेश बॉर्डर के वहाँ पे ही सिचुएटेड है? क्या रक्सूल नाम का जो चेक पोस्ट है वो भी बांग्लादेश के वहाँ पे ही है? तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आसाम के अंदर फ्लड के रिगार्डिंग में एक फ़ोटो है उसको यहाँ पे शो किया गया है। और आप देखिए कि डेंचा जो वहाँ पे एक
जो क्रॉप है उसको उगाया जाता है, तो उसके जो ड्राइड जो स्टिक्स हैं उनको दिखाया गया है कि इनको मानसून के समय में फायर के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है। डेंचा के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इसको ग्रीन मैन्योर के नाम से भी जाना करते हैं। ग्रीन मैन्योर भी आपको वो देखने के लिए मिलेगा। ग्रीन मैन्योर का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आप देखिए कि काफ़ी बार हमारे यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर ऑब्जर्व किया हो, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर आपने ऑब्जर्व किया हो, सपोज कीजिए रबी का क्रॉप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो रबी का क्रॉप है। एक साल आपको इस रबी के समय में इस एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में आप देखिए कि वीट का जो क्रॉप है वो देखने के लिए मिलेगा कि गेहूं को इसके अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे रबी के समय में यहाँ पे जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड मीन्स जो सरसों है वो यहाँ पे उगाया जाएगा, या किसी दूसरे तरीके का जो आप देखिए कि जिसके अंदर बेसिकली जो राइजोम्स हैं उसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो वर्क है वो कैरी किया जाए सॉइल के अंदर में, सॉइल का जो प्रोडक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करे। हो सकता है कि हमारे जो फार्मर जो सेक्टर है, फार्मर जो कम्युनिटी है, उनको एग्जैक्ट वर्ड्स है वो ना पता हो, बट आप देखिए उनका जो प्रैक्टिस है उसके अंदर ये ट्रेडिशन आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि हर एक साल, हर एक समय, हर एक सीजन की रिगार्डिंग में जो सेम क्रॉप्स है उसको नहीं उगाया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, जिससे कि वहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको यूटिलाइज किया जा सके। काफ़ी बार आपको मिक्स क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट भी देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि रबी के समय ही आप देखिए कि अगर यहाँ पे वीट को उगाया जाता है तो मस्टर्ड को भी वहाँ पे उगाया जाएगा। मस्टर्ड को क्यों वहाँ पे उगाया जाता है, लेटर फॉर्म के अंदर में उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा एग्री जो एनिमल्स हैं उनके रिगार्डिंग में, बट आप देखिए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो रोल है वो प्ले कर दिया जाएगा मस्टर्ड के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग में इनका जो राइजोम्स के उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो डेंचा क्रॉप है उसको भी ग्रीन मेन्योर के रूप से यूटिलाइज किया जाता है। कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, असम के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माइक्रो प्लास्टिक के बारे में है कि हमारे जो पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेस वॉश है उसके अंदर भी आपको जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। नंबर काफ़ी कम है, उनका जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, बट आप देखिए कि जो माइक्रो प्लास्टिक है उनके प्रेजेंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे भी आप देखिए कि जो फेस वॉश है और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीम्स है उसके अंदर मेंशन किया जाता है वो बायोडिग्रेडेबल है, बट स्टूडेंट्स उनके अंदर भी जो टेस्टिंग एंड स्क्रीनिंग के थ्रू पता लगा है कि वहाँ पे भी जो माइक्रो प्लास्टिक है वो है। तो बेसिक आपको जानकारी ये होना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक है क्या। स्टूडेंट्स अगर हम माइक्रो प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 5 mm से कम का जो यहाँ पे डायमीटर का कोई एरिया है जो प्लास्टिक का है उसको माइक्रो प्लास्टिक के रूप से ऑब्जर्व किया गया है। और ये जो माइक्रो प्लास्टिक है उसके यूज़ के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो पॉलीइथिलीन नाम का जो पॉलीमर है उसका जो प्रोमिनेंस है वो आपको प्रोडक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा इनको बैन किया गया है, जिसके अंदर इंडिया है वो नहीं है। इंडिया के अंदर अभी आपको माइक्रो प्लास्टिक का जो बैन है वो नहीं देखने के लिए मिलता है। और स्टूडेंट्स माइक्रो प्लास्टिक हमारे डेली पर्पज़ का जो थिंग्स है उसके अंदर प्रेजेंस होने की वजह से आप देखिए कि इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर भी, इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। समय समय पे जब भी स्क्रीनिंग किया जाएगा, जब भी यहाँ पे टेस्टिंग किया जाएगा तो आप इनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक के बारे में था। 5 mm के रिगार्डिंग में है। इंडिया के द्वारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन किया गया था 2022 के समय में कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूज है वो ना किया जाए। अब आप देखिए कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा हार्मफुल है तो क्यों आपको ये देखने के लिए मिलता है, क्यों इसका यूज है बैन के बाद में भी इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स प्लास्टिक बेसिकली आप देखिए कि कैरी करने के लिए वन ऑफ द फीजिएबल थिंग है। अब इसके रिगार्डिंग में अगर ट्रेडिशनल थिंग्स को यहाँ पे जो कैरी किया जाएगा, लोगों को लिटरेट करने का ज़रूरत है, लोगों को बताने का ज़रूरत है कि ये इसके किस तरीके से जो नुकसान हैं, किस तरीके से इसके नुकसान है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर भी आप देखिए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है अगर वो वहाँ पे पाया जाता है तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी वो डिक्लाइन करता है। डैमेज होता नहीं है, काफ़ी साल तक इसका जो डैमेज है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ इसके नुकसान है, बट उसके रिगार्डिंग में पीपल को अवेयर करने का ज़रूरत है। अवेयरनेस अगर जनरेट होगा तो इसका जो समय के साथ में जो यूज है वो डिक्लाइन होगा। गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए गए। आप देखिए कि जो यहाँ पे ग्लास का जो बोटल्स है उनका भी यूज़ करने का जो एफर्ट्स है वो लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। बायोडिग्रेडेबल जो बोटल्स हैं उनको भी यूज़ किया गया गवर्नमेंट का जो मीटिंग्स है उसके रिगार्डिंग में, बट इसका भी यूज़ एलिमिनेट करना लोगों के अवेयरनेस के थ्रू ही ये पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर बताया गया कि जो बेल है वो नॉर्म है किसी भी एक पर्सन के रिगार्डिंग में,
और जेल आप देखिए कि एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर ही उसको ग्रांट किया जाएगा, चाहे वो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग में जो केस हो वहाँ पे भी जो बेल है उसको नॉर्म के बारे में बताया गया है, और जेल एक एक्सेप्शन कैटेगरी के अंदर ही ग्रांट किया जाएगा, यहाँ पे बेसिकली मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो दहली रिज के बारे में है। स्टूडेंट दहली रिज बेसिकली क्या है, आप देख सपोज कीजिए आप ये कि ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है, राजस्थान के सदर्न पार्ट में गुजरात है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको जो हरियाणा है वो देखने के लिए मिलेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, हरियाणा इधर सिचुएटेड है इस पार्ट के अंदर में। आप देखिए कि गुजरात से एक जो माउंटेन रेंज है वो ओरिजिनेट करती हैं, उनको हम जानते हैं अरावली के नाम से। जो अरावली माउंटेन रेंज है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, गुजरात के वहाँ से। और आप देखिए कि राजस्थान से हरियाणा, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, मेवात का जो रीजन है, और उसके बाद में दिल्ली के अंदर हमारा जो पावर हाउस सेंटर कौन सा है, रायसेना हिल्स है। रायसेना हिल्स तक इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। बट दिल्ली के अंदर जो दिल्ली रिज का जो एरिया है, अगर आप दिल्ली के अंदर में जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, जो कोचिंग एरिया है, वहाँ पे कभी आप विजिट किए हो तो आप देखिए उसी के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में आपको जो फॉरेस्ट का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। लिटिल बिट डेंस फॉरेस्ट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो आप देखिए कि काफ़ी कम वहाँ पे जो ट्रीज है उनका प्रेजेंस है। बट आप देखिए कि उसको दिल्ली रिज के अंदर में एज ए प्रोटेक्टेड एरिया के रूप से प्रिजर्व किया गया है, तो वहाँ पे कुछ ट्रीज है उनको काटा गया था, ट्रीज है उनको काट दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में जो केस है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचा है 1994 के समय में। अगर किसी भी समय दिल्ली रिज के एरिया से जो पेड़ है उसको अगर कट करना है तो ट्री ऑफिसर हैं, उनका जो परमिशन है या सुप्रीम कोर्ट का जो परमिशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। तो ये दिल्ली रिज के बारे में मेंशन है, जो किसका एक्सटेंशन है, अरावली का ही एक्सटेंशन है। अरावली आपको कहाँ से कहाँ तक देखने के लिए मिलता है, गुजरात से हमारा जो रायसेना हिल्स का एरिया है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हाउस, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सिचुएटेड हैं, जो हमारे पॉलिसी सेंटर्स हैं वो सिचुएटेड हैं, वहाँ तक आप देखिए कि इसका कंटिन्यूस एक्सटेंशन है। अंडरग्राउंड जो एक्सटेंशन है वो आपको हरिद्वार तक देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम अरावली के बारे में ही डिस्कस करें, काफ़ी बार मेंशन किया जाता है इसके अंदर राजस्थान का ये जो स्पेशली ये जो पार्ट है, आप देखिए कि अलवर है, अलवर के अलावा सीकर का जो एरिया है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, यहाँ पे आपको इलीगल जो माइनिंग्स है वो भी देखने के लिए मिलती हैं। इलीगल जो माइनिंग है, हरियाणा का भी ये जो पार्ट है, सदर्न पार्ट, यहाँ पे इलीगल जो माइनिंग है अरावली हिल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप देखिए कि हिली ये रेंज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिली रेंज है। इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, अरावली का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, हमारे वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में आपको जो डेजर्ट है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि डेजर्ट को भी रोका जाता है अरावली के द्वारा। जो यहाँ पे ड्राई विंड्स हैं जो पाकिस्तान से आती हैं उनको भी रोक दिया जाता है, अरावली के द्वारा जो विंड्स हैं उनको भी रोका जाता है। तो स्टूडेंट, डेजर्ट को कन्फाइन किया गया है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, ड्राई विंड्स हैं उनको भी रोका गया है। तो आप देखिए कि इसका कुछ नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये है कि हम जब भी मानसून के बारे में रीड करते हैं, हम जब भी मानसून के बारे में रीड करते हैं तो इंडिया के अंदर में आपको कौन सा मानसून देखने के लिए मिलता है, मेनली साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून का जो विंड्स है अरावली का ही सिमिलर पैरेलल डायरेक्शन में होने की वजह से काफ़ी बार आप देखिए कि अगर यहाँ पे जो बारिश है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है, गुजरात है, इस पार्ट के अंदर में आपको जो बारिश है वो कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनके द्वारा जो पैरेलल होने की वजह से कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो नहीं क्रिएट किया जाता है। कुछ कुछ जगह पे जो आपको जो लोकल कंडीशंस है उसके रिगार्डिंग में जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर ये अरावली का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होता, इस तरीके से अगर डायरेक्शन होता तो आप देखिए कि आपको राजस्थान के पार्ट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो बारिश है वो देखने के लिए मिलता। बट आप देखिए राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, काफ़ी डिफरेंट है। राजस्थान के जिस तरीके से इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी है, वैसे ही अगर आप राजस्थान के अंदर ट्रेवल करते हो तो वेस्टर्न पार्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है, ईस्टर्न पार्ट आपको कम्प्लीटली जो डिफरेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ट्री ऑफिसर एंड जेट सुप्रीम कोर्ट का जो परमिशन है वो रिक्वायर्ड है अगर आपको ट्री को कट करना है दिल्ली रिज के एरिया से, वहाँ पे उसी के बारे में मेंशन किया गया है। आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से है, बेंगलोर के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा एक वुमेन के ऊपर अटैक किया गया और उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ ईयर्स के अंदर में ऐसे काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो सामने आए हैं जहाँ पे डॉग्स के द्वारा अटैक है वो किया गया। तो आप देखिए कि हमारा जो लोकल जो अथॉरिटी है, जो अर्बन एरिया के अंदर में जो अर्बन इंस्टीट्यूशन है, अगर हम रूरल एरिया के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है।
उन लोकल अथॉरिटीज़ का यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्ट्रीट डॉग्स है उनका जो बर्थ एंड डेथ है उसको कंट्रोल करना, बर्थ को यहाँ पे कंट्रोल करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोकल अथॉरिटीज़ का है। काफ़ी बार आप देखिए कि 2 ईयर बैक एक ऐसा भी केस सामने आया था कि डॉग के बाइट के बाद में एक जो चिल्ड्रन है उनको बेसिकली जो रेबीज़ का जो वैक्सीन है वो दिया गया, उसके बाद में भी उनके वहाँ पे जो इम्पैक्ट्स हैं, जो उसके जो सिम्टम्स है वो डेवलप हुए, उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला था। एक ऐसे भी चिल्ड्रन है जिनके द्वारा घर के ऊपर नहीं बताया गया, उनका डेथ हुआ। तो बेसिकली जब भी एनिमल के द्वारा बाइट किया जाए तो आप देखिए कि सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन करना है। जब सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन करना है, स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको उनके इस तरीके के जो केसेज हैं वो क्यों सामने आने लगे हैं उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अर्बन जो एरिया है, हमारे जो अर्बन एरिया हैं, अर्बन प्लानिंग हमारे द्वारा किया नहीं गया बेटर वे के अंदर में। आपके GS1 का भी ये टॉपिक है जिसके अंदर में अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम्स और उसके रेमेडीज क्या है वो आपको बताना है। हो सके आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्बन एरियाज़ के अंदर में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके द्वारा अटैक्स हैं वो क्यों यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, एनिमल्स का ह्यूमंस के अगेंस्ट में जो बिहेवियर है वो क्यों देखने के लिए मिलता है। एक तो आप देखिए कि अर्बन एरिया के अंदर टू मच कॉन्क्रीट है, एवरी रोड कॉन्क्रीट है। इवन पार्क के अंदर भी जो मैक्सिमम अराउंड द 40% एरिया आपको कॉन्क्रीट का एरिया देखने के लिए मिलेगा, वॉकिंग एरिया है जो भी कॉन्क्रीट का है। तो कंप्लीट कॉन्क्रीट होने की वजह से हमारे यहाँ पे जो समर का जो समय है वो आपको 7 to 8 मंथ के अराउंड समर का जो समय है वो देखने के लिए मिलता है। हीट हमारे यहाँ पे काफ़ी अधिक होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी अधिक है। डॉग्स के केयर के रिगार्डिंग में जो लोकल पर्सनस हैं उनके द्वारा केयर ना किया गया हो, उनको प्रॉपर फूड का जो अवेलेबिलिटी है वो ना हो, किस तरीके का कंडीशन है। आप देखिए कि सोइल का प्रेजेंस नहीं है, कंक्रीट है। कंक्रीट आपको समर के समय काफ़ी हीट आपको देखने के लिए मिलता है, डे के समय भी हीट करता है, नाइट के समय भी ये हीट हुआ करता है। सोइल को बेसिकली इनके द्वारा रूरल एरियाज़ के अंदर यूज़ किया जाता था, अपने लाइफ के रिगार्डिंग में इनका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि कॉन्क्रिटाइजेशन एक वन ऑफ द रीजन है, वाटर का अवेलेबिलिटी ना होना भी एक रीजन है। अर्बन एरियाज़ के अंदर में काफ़ी सारे सिटीजन्स हैं उनके द्वारा इनका जो केयर है वो नहीं किया जाता। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो केयर के रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट है वो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कर्नाटका के जो गवर्नर हैं, ये न्यूज़ भी कर्नाटक के पर्सपेक्टिव से था, यहाँ पे भी कर्नाटक के बारे में है। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा 11 जो बिल्स हैं उनको वापस से सेंड किया गया है। पर आप देखिए कि गवर्नर को क्या पावर है बिल्स के रिगार्डिंग में। गवर्नर का आपको वीटो पावर है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा है वीटो पावर के रिगार्डिंग में? 200, आर्टिकल 200 है। 201 भी है जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट को बिल को रेफर करेंगे। आर्टिकल 201 है जिसमें वो किसको रेफर करेंगे? बिल को, प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 200 में क्या है, एक तो यहाँ पे गवर्नर के द्वारा जो बिल के रिगार्डिंग में जो असेंट है वो दे दिया जाए, असेंट यहाँ पे दे दिया गया, एक तो ये राइट है। सेकंड राइट क्या है, असेंट को विद होल्ड कर लिया गया। तो सस्पेंसिव वीटो है वो आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नर को। और यहाँ पे रिटर्न कर दिया गया बिल को, आपको वापस से सेंड किया जाता है असेंबली को। असेंबली के द्वारा अगर फिर से पास करके भेज दिया गया तो गवर्नर को अपना जो असेंट है वो यहाँ पे देना ही होगा। अगर प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया गया है बिल यहाँ पे बेसिकली, तो आप देखिए कि जो गवर्नर है उनको कम्प्लीटली बाईपास है वो देखने के लिए मिलता है। डेट टाइम जो बेसिक जो डिसीजन है प्रेसिडेंट और असेंबली के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। गवर्नर का जो बाईपास है उस कंडीशन के अंदर में बाईपास का सिचुएशन है वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वार एंड पीस के बारे में है, आप देखिए कि लास्ट ईयर काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उनके द्वारा भी अप्रोच किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि गवर्नर के द्वारा टाइम बाउंड मैनर के अंदर में जो असेंट है वो नहीं ग्रांट किया जाता है बिल को, या अगर बिल को असेंट नहीं ग्रांट किया, विद होल्ड कर लिया गया है, या उसको आप देखिए कि प्रेसिडेंट को जो रेफर है वो कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लास्ट ईयर जजमेंट भी दिया गया था बिल्स के रिगार्डिंग में कि गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर में असेंट है वो यहाँ पे ग्रांट किया जाए। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक पॉकेट वीटो के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट के पास हुआ करता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के अंदर कितने दिन के लिए इंडियन प्रेसिडेंट है वो बिल को रख सकता है? अनलिमिटेड टाइम के लिए जो बिल है उसको रख सकता है पॉकेट वीटो के अंदर में। बट आप देखिए कि यूएस का जो प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो ओनली 10 डेज का जो समय है शायद हुआ करता है। ये आप करेक्ट करना अगर मैं इनकरेक्ट हूँ यहाँ पे 10 डेज के रिगार्डिंग में। अगर आपको पता नहीं है तो प्रेसिडेंट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर शायद 17 है लक्ष्मीकांत के बुक के अंदर में, जाके वहाँ से रीड कीजिए। या अगर पॉलिटी का कोई अदर बुक है जो आप रीड करते हो वहाँ से जाके इसको रीड कीजिए।
वार एंड पीस के बारे में है, इंडिया के द्वारा क्या यहाँ पे पीस नेगोशिएटर का जो रोल है वो प्ले करना चाहिए प्रेजेंट समय में, जैसे रसिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है उस दौरान में किया गया है इंडिया के द्वारा। यूक्रेन के विजिट के दौरान में इंडियन पीएम के द्वारा कहा गया कि वी आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ द पीस, और पीस का इस्टेब्लिशमेंट हमारा यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट हमारा एक यहाँ पे मेन जो प्रिंसिपल है, मेन मैंडेट है, उसके बारे में इंडियन पीएम के द्वारा मेंशन किया गया। तो स्टूडेंट्स 1950s के समय भी जब आप देखिए कि ऑस्ट्रिया के वहाँ पे ऑस्ट्रिया के ईस्टर्न बॉर्डर के अंदर में यूएसएसआर के द्वारा जब अटैक किया गया था, तो इंडियन पीएम के द्वारा उस समय भी वहाँ पे बेसिकली एक नेगोशिएटर का रोल प्ले किया गया कि हमको पीस को इस्टेब्लिश करना चाहिए, वॉर से हम कम्प्लीटली अभी आउट हुए हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से उस दौरान में। इसके अलावा आप देखिए कि कोरिया का जो पेनिनसुला है उसके बारे में, कोरिया के रिगार्डिंग में जो यूएन का जो कमीशन गया था वहाँ पे पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, तो इंडियन पर्सन के द्वारा ही हेड किया गया था। नॉर्थ कोरिया एंड सदर्न कोरिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी इंडिया के द्वारा एज ए नेगोशिएटर का जो रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया का आप देखिए कि एंशेंट समय से ही काफ़ी रोल है, एंशेंट समय से अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के समय से ही, उस एंशेंट समय के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो इंडिया ऑलवेज पीस का जो पीस का जो क्रिएचर या पीस का जो प्रमोटर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अगर रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को इंडिया के द्वारा रिजोल्व किया जाता है तो आप देखिए कि और भी काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं इस कन्फ्लिक्ट के अंदर में, जैसे कि आप देखिए कि ब्लैक सी का जो ग्रेन का जो ट्रीटी है उसको भी नेगोशिएट करना होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसके जो इफर्ट्स हैं कि वहाँ पे जो न्यूक्लियर सेफ्टी के रिगार्डिंग में वहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो आप देखिए कि अटैक हुआ था, तो उन न्यूक्लियर जो सेफ्टी है उसको भी इंश्योर करना इंडिया का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उन सब एरियाज़ के रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स है उनको रेज किया गया है। इंडिया को अपना जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए प्रेजेंट समय में, ऐसा कुछ भी यहाँ पे बताया गया है। तो बेसिकली आप देखिए कि एवरी जो थिंग्स हैं डबल एज स्वॉर्ड के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके कुछ प्रो हैं कुछ कॉन्स भी आपको, एवरी स्टेप की जो प्रो एंड कॉन्स है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। साउथ एशिया के बारे में है और इंडिया और पाकिस्तान को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। साउथ एशिया के बारे में आप देखिए कि डेमोक्रेसी का जो बैकलैश का जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कैसे ये क्रिएट हुआ है स्टूडेंट्स, 2021 के समय में 2021 के समय म्यांमार का जो मिलिट्री है उनके द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया। आन सान सूकी है उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया कि उनके द्वारा इलेक्शन के अंदर में जो रिगिंग है वो किया गया है। 2022 के समय आप देखिए कि श्रीलंका के अंदर ये सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, फिर आपको पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। तो साउथ एशिया के जो मेजरली कंट्रीज हैं वहाँ पे इस तरीके का जो सिचुएशन है। इसके अलावा आप देखिए कि नेपाल के अंदर अलायंस का गवर्नमेंट है, मालदीव के अंदर भी आपको जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि उनको जो टॉपल डाउन करने का कोशिश किया गया है वहाँ पे अपोजिशन के द्वारा या मिलिट्री अथॉरिटीज़ के द्वारा। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में इंडिया के जो इलेक्शंस है वो भी कंडक्ट हुए और बांग्लादेश के अंदर में अभी रिसेंट जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। तो साउथ एशिया के अंदर कम्प्लीटली आप देखिए कि इसका जो इफेक्ट है, जो डेमोक्रेसी का जो यहाँ पे आपको डिग्रेडेशन है, जो इस तरीके से मिलिट्री अथॉरिटी का जो ओवरथ्रोन करना हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या इंडिया के अंदर भी ये पॉसिबल है? स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर इसका जो पॉसिबिलिटी है वो आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमेशा से ही इंडिया के अंदर में आपको मास बेस के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में मास बेस लेवल के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आपको देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर आप देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्लियर फेज के अंदर में जब मॉडरेट्स के हाथ के अंदर हुआ करता था, मॉडरेट्स के डोमेन के अंदर हुआ करता था, उस दौरान में काफ़ी कम लोग हैं उनके द्वारा डिस्कस किया जाता था कि हमें फ्रीडम को अचीव करना है, रिफॉर्म्स को कैरी करना है उसके रिगार्डिंग में। बट जैसे ही MK गांधी हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एंटर करते हैं उनके द्वारा उस मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाया गया। एवरी सेक्टर ऑफ द हमारा सोसाइटी है उसको ऐड किया गया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। तो आपको मास बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो डेवलपमेंट है वो साउथ एशिया के जो इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा साथ ही जो इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया गया था। बट आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर आपको ऑथोरिटेरियन जो सरकार है, जो पावर है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट है, मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम इसका मेन रीजन है। बट आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में जो उसको इनिशिएट किया गया था, पाकिस्तान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था।
मुस्लिम लीग का वैसे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हुआ था? उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बांग्लादेश से आपको देखने के लिए मिलेगा 1906 के समय में। लेटर फेज के अंदर में उनका जो डिमांड है कि पाकिस्तान स्टेट हमें क्रिएट करना है, बांग्लादेश स्टेट क्रिएट करने को उनका डिमांड है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप देखिए कि जो जो जोग्राफिकल एरिया है वो लार्जर था, इसी वजह से पाकिस्तान स्टेट क्रिएट करने का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। वैसे जो मुस्लिम लीग का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1906 के समय आपको बांग्लादेश के वहाँ से देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इसके लेटर फेज के अंदर में, तो आप देखिए कि वहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका जो स्ट्रक्चर है वो वीक हुआ करता था पाकिस्तान के वहाँ से। जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पावर को जब टेक ओवर किया गया, तो उन्हीं के द्वारा जो इलेक्शंस है वो भी वहाँ पे नहीं कंडक्ट करवाए गए थे। उर्दू जो लैंग्वेज है उसको आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी उनको थोप दिया गया था, उनको बोल दिया गया था कि आपको भी उर्दू लैंग्वेज ही उसको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे जो बंगाली लैंग्वेज है वो यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। पाकिस्तान इधर है वेस्टर्न पार्ट के अंदर में, यहाँ पे जो उर्दू लैंग्वेज है उसका यूज है, यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज का यूज है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो डिसकंटेंट क्रिएट हुआ था उस दौरान में जब, तो आपको बेसिकली लैंग्वेज बेसिस पे फर्स्ट जो डिसकंटेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। बाद में तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है, मिलिट्री का जो ऑथोरिटेरियन है, मिलिट्री का जो वायलेंस है, ऐसे काफ़ी कुछ ऐसे जो एरियाज हैं जिसकी वजह से आपको डिसकंटेंट और बांग्लादेश का जो लिबरेशन है वो क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर में आप देखिए कि कम्प्लीटली एक्सेप्शनल है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबल जो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है। तो अकाउंटेबल जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है, उसको ये इंश्योर करते हैं ये जो एरियाज हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तान के अंदर में जो ऑथोरिटेरियन है, पावर का जो कैप्चर है, करप्शन है और फेयर इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा टेन्योर को कंप्लीट नहीं किया गया है, उससे पहले ही जो मिलिट्री का ऑथोरिटेरियंस है उनके द्वारा उसको रिमूव है वो कर दिया जाता है। तो इंडिया का जो एज ए एग्जाम्पल है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इंडिया का जो फाइट है उसके बारे में मेंशन है। ट्यूबरक्लोसिस का आप देखिए कि जब स्क्रीनिंग अगर किया जाए तो काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं जो हिडन हैं, वो जिनको ट्यूबरक्लोसिस है उसके सिम्टम्स नहीं डेवलप हुए हैं। तो आप देखिए कि सिम्टम्स भी डेवलप हुए हैं तो उनको उनको यहाँ पे जो हेल्थ का जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं है, हेल्थ का जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ऐसे भी केसेज हैं जो हिडन हैं। यहाँ पे जो उसके जो बेसिकली ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग में 2 मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन है। 2 मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर में टू मच जो टैबलेट्स हैं, मेडिसिन है, उसका कंजप्शन है। सेकंड मॉड्यूल के अंदर जो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे जो मेडिसिन है उनका जो कंजप्शन है वो लिटिल बिट लेस है। आपको इंडिया के अंदर जो मिसिंग जो टीबी जो पेशेंट्स है वो 25.1 लाख के आसपास जो पर्सन है वो देखने के लिए मिलते हैं। सर्विलेंस के एफर्ट्स को यहाँ पे जो फोर्स है वो किया गया है कि सर्विलेंस को यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग को कैरी आउट किया जाए, जिससे कि हम यहाँ पे जो ट्यूबरक्लोसिस का जो मेडिसिन है उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी रिड्यूस किया जा सके, डायग्नोस कर सके प्रॉपर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग के थ्रू में। और चेस्ट एक्सरे है वो वन ऑफ द मेन आप देखिए कि सर्विलेंस के रिगार्डिंग में जो टूल है उसको यूज किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके डिटेक्ट के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलियो के बारे में है, आप देखिए कि पोलियो के रिगार्डिंग में जो डाटा है उसके अंदर ये भी बताया गया है कि वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। हो सकता है कि कोविड-19 का वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, कोविड-19 की वजह से जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, स्टूडेंट्स कोविड-19 के समय और भी हेल्थ के तो आप देखिए कि काफ़ी सारे इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कोविड-19 के दौरान में जो मेन जो कंसंट्रेशन है वो आपको कोविड के जो केसेज हैं, कोविड के जो इम्पैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि वैक्सीनेशन के यहाँ पे जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिड्यूस के बारे में बताया गया है। अभी ये पोलियो का जो केस है वो कहाँ पे सामने आया था, बेसिकली वो वैक्सीन बेस्ड पोलियो का जो केस है वो सामने आया है। पोलियो का केस सामने आया है मेघालय के वहाँ पे, मेघालय के वहाँ पे आया है। मेघालय के वहाँ पे 3 हिल्स हैं। कौन कौन सी हिल हैं? गारो है, खासी है और जैंतिया है। 3 हिल्स हैं, गारो है, खासी है और जैंतिया है। तो आप देखिए कि वेस्ट गारो हिल्स का जो एरिया है वहाँ पे ये जो पोलियो का जो केस है वो सामने आया। पोलियो का जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन के अंदर जो वायरस है, वायरस को आप देखिए कि काफ़ी डेथ जो उसका जो सिचुएशन है उसके अराउंड उसको कैरी किया जाता है वैक्सीन के अंदर में। क्यों वायरस को कैरी किया जाता है वैक्सीन के अंदर में?
क्योंकि आप देखिए कि जब वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो उस दौरान में आपका बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा, बॉडी के नेचुरल इम्यून सिस्टम के द्वारा उसको एलिमिनेट है वो किया जाएगा। तो उसी को डेवलप करने के रिगार्डिंग में आपको वैक्सीन के अंदर में जो वायरस है वो उसका जो वीक फॉर्म के अंदर में वायरस हुआ करता है, आप देखिए कि कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर वायरस नहीं होगा। तो उसको यहाँ पे वैक्सीन बेस्ड जो पोलियो का जो केस है वो सामने आया, फिर उसमें डिटेक्ट किया गया, स्क्रीनिंग किया गया, एनालिसिस किया गया कि यहाँ पे जो वायरस जो सामने आया है उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि उस पर्सन का जो इम्यूनिटी लेवल है वो काफ़ी कम था। इम्यूनिटी लेवल काफ़ी कम किस वजह से था, तो वैक्सीनेशन का जो एनालिसिस किया गया, वैक्सीनेशन का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है। तो इंडिया का जो फाइट है अगेंस्ट द पोलियो, वैसे तो इंडिया पोलियो फ्री है, 2011 के समय लास्ट टाइम केस है वो सामने आया था। WHO के द्वारा 2014 के समय इंडिया को जो पोलियो फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बट आप देखिए कि वैक्सीन बेस जो पोलियो का केस सामने आया है, वैक्सीनेशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया है जिससे कि इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके। और उसके रिगार्डिंग में आपको हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है और भी काफ़ी सारे थिंग्स है जिनके रिगार्डिंग में जो वैक्सीन है वो दी जाती है। मिशन इंद्रधनुष है, उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 7 हमारे जो डिजीज है उसके रिगार्डिंग में चिल्ड्रंस को जो वैक्सीन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, हरियाणा के अंदर इलेक्शन है, आप देखिए कि यहाँ पे इंडिया का एक कार्बन के रिगार्डिंग में, इंडिया का जो कार्बन स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल मेंशन था। परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड का एक कॉन्सेप्ट है कार्बन मार्केट के रिगार्डिंग में। इंडिया को कार्बन न्यूट्रलिटी को कब अचीव करना है 2070 के अंदर में, वर्ल्ड को कब अचीव करना है 2050 के अंदर में। इंडिया का जो टारगेट है 2070 के अंदर हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री हैं वो होनी चाहिए। तो आप देखिए उसके अंदर काफ़ी कुछ मेंशन था, बस आपको इतना जो पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें हरियाणा के रिगार्डिंग में, आप देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके कैंपेन के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उनके द्वारा कुछ स्लोगनिंग है वो किया गया, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो नोटिस है वो इशू किया गया है। अब बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ जानकारी होना चाहिए, जानकारी आपको ये होना चाहिए क्या चिल्ड्रंस को किसी भी सेक्टर के अंदर यूज नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो चिल्ड्रन का जो डेफिनेशन है वो नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में डिस्कस करें तो 18 ईयर से कम का जो पर्सन है उसको चिल्ड्रन माना गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 16 से कम एज का है उसको चिल्ड्रन माना गया है, 16 to 18 का जो ब्रैकेट है उसके अंदर में उसको एडल्ट के रूप से ट्रीट किया जाएगा। अगर हम बात करें हमारे जो एजुकेशन पॉलिसीज है उनके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि आर्टिकल जो 21A है वहाँ पे 6 to 14 का जो एज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो 14 का जो एज है उसको चिल्ड्रन माना गया है। तो अलग अलग एरियाज़ के अंदर में चिल्ड्रन का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो नहीं है, अलग अलग लॉज के अंदर में अलग अलग एज क्राइटेरिया के अंदर वो चिल्ड्रन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनका यूज किया गया, इलेक्शन कमीशन का कुछ गाइडलाइंस हुआ करता है कि चिल्ड्रंस को नहीं यूज करना है। लेस देन 18 को तो आप देखिए कि वोटिंग राइट भी नहीं है, पहले तो 21 को वोटिंग राइट हुआ करता था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 18 ईयर को जो वोटिंग राइट है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, 14 से जो कम के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली हेजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो अलाउ नहीं किया गया है, हेजार्डियस इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलाउ नहीं किया गया है। आर्टिकल 24 आपको याद होना चाहिए, आर्टिकल 24 क्या है चिल्ड्रंस के राइट्स के रिगार्डिंग में, जिसके अंदर बताया गया है कि 14 से जो कम एज के जो बच्चे हैं वो किसी भी हेजार्डियस कंडीशन के अंदर जो वर्क है वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री के अंदर वर्क नहीं कर सकते। 2006 के समय फिर एक कानून लाया गया, उसके अंदर बताया गया कि हमारे जो होटल इंडस्ट्री के अंदर में जो सर्वेंट के रूप से बेसिकली हाईवे के जो ढाबाज हुआ करते हैं वहाँ पे सर्वेंट के रूप से भी आप देखिए कि जो 14 ईयर से जो कम एज के जो बच्चे हैं वो नहीं काम कर सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी सर हैं, उनके द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया गया था, उनको नोबेल प्राइज है वो भी मिला है। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होना चाहिए कि हाउस होल्ड का जो वर्क है, हाउस होल्ड मीन्स आप देखिए कि 14 से कम का बच्चा है, घर के अंदर एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस है, क्या उनके द्वारा एग्रीकल्चर के अंदर लिटिल बिट जो वर्क है वो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो हाउस होल्ड वर्क के अंदर उनको अलाउ किया गया है। एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है जैसे कि वीडियोस हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगिंग के काफ़ी सारे कंपटीशंस हुआ करते हैं कम एज के बच्चों के, तो डांस इंडिया डांस के आप देखिए कि डांस इंडिया डांस का एक जो एक टीवी प्रोग्राम है वो हुआ करता था। तो बच्चों को अलाउ किया गया है एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से। जो सर्कस है उसके अंदर भी आपको काफ़ी बार जो चिल्ड्रंस है वो देखने के लिए मिलते हैं।
हैजार्डियस इंडस्ट्रीज के अंदर अलाउ नहीं है, फैमिली बिजनेस के अंदर उनको अलाउ किया गया है। सपोज कीजिए किसी पर्सन के वहाँ पे शॉप है तो शॉप के ऊपर भी वो बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उनके बेसिकली आर्टिकल 24 के वायलेशन के रिगार्डिंग में जेल के अंदर उनको सेंड कर दिया जाएगा। हैजार्डियस इंडस्ट्री किसी अदर पर्सन के अंडर में जो वर्क है वो नहीं कर सकते जो फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में है। 10 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट को इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा प्रमोट किया गया है। किस तरीके से प्रमोट किया गया है स्टूडेंट्स, आप देखिए कि वुमेन का एम्पावरमेंट हुआ है। वुमेन का एम्पावरमेंट किस तरीके से, एक तो आप देखिए कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमारे जो कंट्री के अंदर वुमेन्स है वो नहीं हुआ करते थे, बैंकिंग सेक्टर के अंदर नहीं हुआ करते थे, उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो ओपन हुए हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है इन बैंक अकाउंट्स के थ्रू में। आप देखिए कि मिनिमम बैलेंस तो आपको कैरी करना होगा बैंक के अंदर में, जो आपका अकाउंट है उसके अंदर में, तो बैंक का जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो भी इंक्रीज हुआ। वुमेन को जो फाइनेंशियल डोमेन के अंदर ऐड किया गया, अगर उनका जो डीबीटी है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो इसी के थ्रू आप देखिए कि रिसीव होगा, इसी के थ्रू रिसीव होगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन्स को फाइनेंशियल डोमेन के अंदर ऐड करने के रिगार्डिंग 2014 से पहले आप देखिए रूरल एरिया के अंदर स्पेशली आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी कम ऐसी वुमेन्स है जिनके बैंक अकाउंट हुआ करते थे, काफ़ी कम ऐसी वुमेन्स है जिनके बैंक अकाउंट हुआ करते थे। 2014 के बाद में ये जो सिनारियो है वो चेंज हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग में हो या सोशल सिक्योरिटी के नाम पे जो गवर्नमेंट के द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा सोशल सिक्योरिटी के नेम पे जो पेंशन्स है वो दी जाती हैं, उसकी रिगार्डिंग में उनके जो बैंक अकाउंट्स है वो ओपन हुए हैं। तो आप देखिए कि फाइनेंशियल डोमेन के अंदर में वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है, जो डिग्निटी है, उसको इम्प्रूव करने के अंदर में इस जो योजना है उसका काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफेक्टिव जो पुलिसिंग है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि पुलिस का एक विंग है जो कि आपको ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में एक विंग है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि एनसीआरबी के अंडर ये वर्क किया करते हैं, एनसीआरबी के अंडर ये वर्क करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर में। पुलिस जो हमारे क्राइम्स के जो डाटाज हैं उसका एनालिसिस होता है यहाँ पे कि किस तरीके से जो पुलिसिंग है उसको एज ए इफेक्टिव टूल के रूप से यूज़ किया जाए जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देखने के लिए मिले। तो आप देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर अगर यहाँ पे मेंटेन है किसी भी स्टेट एरिया के अंदर में तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मीन्स पीसफुल जो कंडीशन है वो होना चाहिए, लोकल जो क्राइम्स है उनको कंट्रोल किया जाए पुलिस के द्वारा, तो इफेक्टिव टूल है पुलिसिंग, उसके बारे में डिस्कशन है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो लेबर यूनियंस हैं उनके साथ में जो डिस्कशन किया गया लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया, 1920 के समय हुआ। लाला लाजपत राय हैं, दीवान चमन लाल हैं, उनका यहाँ पे क्या रोल है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है इस फंड के थ्रू में। और यहाँ पे जो एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, 2% के द्वारा भी तो 10% को भी ऐड करते हुए एक फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उसको डेवलप किया जा सकता है। अब फार्मर प्रोड्यूस क्या है, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके द्वारा फिशिंग का जो एक्टिविटी है, आपके द्वारा मछली पालन किया जाता है, तो अभी आप 10 लोगों का एक ग्रुप बना के फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो आप देखिए कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर ऐड किया गया है जिससे कि इनको भी जो फंड है वो अलोकेट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें चांदीपुरा वायरस के बारे में है, गुजरात के वहाँ पे इसके जो केसेज हैं वो सामने आए थे। चांदीपुरा वायरस क्या है, चांदीपुरा वायरस आपको जो फ्लाइज हैं, जो आप देखिए कि घर के अंदर जो मक्खियाँ होती हैं उसके थ्रू इस वायरस को स्प्रेड किया जाता है। चिल्ड्रंस के अंदर इसका जो इम्पैक्ट है, जो फीवर का जो कंडीशन है वो ये डेवलप करता है। WHO के द्वारा कहा गया है कि आने वाले वीक्स के अंदर में इसका जो ट्रांसमिशन है वो इंक्रीज हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया। तो आप देखिए कि क्यों इंक्रीज हो सकता है, अभी मानसून का समय है, मानसून के जाने के बाद में आप देखिए मानसून का जब विड्रॉल होगा तो उसके बाद में जो ड्राई कंडीशन है वो डेवलप होगा, तो हो सकता है कि उस दौरान में जो मॉस्किटोज़ हैं, एडिस एन्सेफलाइटिस जो मॉस्किटोज़ हैं AES के नाम से, या आप देखिए कि जो सैंड फ्लाइज हैं उनके द्वारा बेसिकली इसका जो ट्रांसमिशन है वो किया जाए। तो एक वार्निंग है, एक कंसर्न है, उसको यहाँ पे रेज किया गया। चिल्ड्रंस को ये इम्पैक्ट करता है। गुजरात राजस्थान के वहाँ पे इसके केसेस सामने आए थे। निकोबार आइलैंड का जो यहाँ पे
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा एक लेटर के अंदर बताया गया था कि स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, इंडिया का स्ट्रेटजिक जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे डेवलप किया गया है। तो अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप देखिए कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक तो ये जो निकोबार का जो एरिया है टर्टल के पर्सपेक्टिव से, टर्टल का जो कंजर्वेशन है, लेदर बैक जो टर्टल्स हैं उनका प्रेजेंस वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो टर्टल के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निकोबार का जो जो वाइल्ड लाइफ एरियाज़ हैं, जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैंप बेल नाम का एक सेंचुरी है वहाँ पे, कैंप बेल नाम का एक सेंचुरी है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उन दोनों सेंचुरीज के बारे में आप ज़रूर से रीड करना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है वो थाईलैंड के पर्सपेक्टिव से है। थाईलैंड के वहाँ पे जुडिशियल कूप का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया गया अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। एक पॉलिटिकल लीडर है, उनको बैन किया गया था जुडिशरी के द्वारा, उनके द्वारा अपनी डॉटर है उसको इलेक्शन के अंदर में ऐड किया गया कि उनके द्वारा इलेक्शन को कंटेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्वीडन के पर्सपेक्टिव से है। स्वीडन के अंदर में जो हेट क्राइम्स है उसको मेंशन किया गया है, रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में है। और यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है ईरान के बारे में। ईरान के बारे में जब भी डिस्कशन होता है तो आपको 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है उसके बारे में पता होना चाहिए। 2023 के समय ईरान के वहाँ पे वुमेन्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो भी किया गया था। महसा यमीनी नाम का एक पर्सन है, उनका वहाँ पे डेथ भी हुआ था। और आप देखिए कि नरगिस मोहम्मदी नाम से जो वुमेन है जो जेल के अंदर बंद है प्रेजेंट समय में, 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है उन्हें उनके वुमेन राइट के जो इफ़र्ट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में दिया गया। आप देखिए उससे पहले 2003 के समय ईरान के वहाँ से एक वुमेन एक्टिविस्ट है, उनको जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स बांग्लादेश के अंदर जमात का जो बैन है उसको विड्रॉवल किया गया है। इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक के अंदर अटैक किया गया, तो कंटिन्यूस अटैक एंड काउंटर अटैक का जो न्यूज़ है वो यहाँ से है, इजराइल के वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ चाइना सी के अंदर यूएस के द्वारा इंटरवेन ना किया जाए, ये चाइना के द्वारा वार्निंग दिया गया है फिलीपाइंस के इस मैटर के अंदर में। फिलीपाइंस के द्वारा कंटिन्यूस कहा गया कि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के द्वारा टेरिटोरियल जो सॉवरेनिटी है, टेरिटोरियल एरिया है, उसके ऊपर में जो अटैक्स हैं वो किए गए हैं, उनको वायलेट किया गया है। पर आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर में तालिबान का पावर है प्रेजेंट समय में, तालिबान के द्वारा काफ़ी सारे जो बैन है वो लगाए गए हैं वुमेन्स के अगेंस्ट में। तो वुमेन्स के द्वारा अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया है प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में। तो ईरान के वहाँ पे भी आप देखिए कि तालिबान के यहाँ पे भी कंटिन्यूस इस तरीके का जो प्रोटेस्ट का जो न्यूज़ है वो है जिसको मेंशन किया गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर से दीजिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।